नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लाभार्थी और रोजगार, इन दो विषयों पर हमारा फोकस रहेगा। लाभार्थी एक नई सरकारी श्रेणी है जिसे सरकारी समारोहों को भव्य बनाने के लिए बसों से बुलवाया जाता है। अगर आप किसी योजना के लाभार्थी हैं तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा होने वाले शिलान्यास या उद्घाटन के कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार रहें। अच्छी बात है कि पैदल नहीं जाना होगा, बस आएगी। लाभार्थी के अलावा रोजगार को लेकर किए जा रहे दावों पर भी हमारा फोकस है। ध्यान रहे कि ये दावे केवल सरकार के मंत्री और अधिकारी की तरफ से नहीं किए जाते हैं, बल्कि मीडिया भी अपनी तरफ से कुछ का कुछ छापता रहता है बिना बताए कि अमुक आंकड़ा किसने दिया है। इससे पाठकों के मन में एक छवि तो बन ही जाती है कि लाखों का रोजगार मिलने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया, शिलान्यास। यूपी चुनाव से पहले योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का काम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने ही बखूबी संभाल लिया है। पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री इस तरह के कई बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास कर चुके हैं। इसका जवाब मिलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के इस तरह के कार्यक्रमों के भव्य आयोजनों पर कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। एक जमाना था जब ऐसे कार्यक्रमों को सरकारी समझकर रूटीन मान लिया जाता था, लेकिन अब इनका आयोजन इस तरह होता है कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि राजनीतिक कार्यक्रम है या सरकारी कार्यक्रम। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विकास का पुराना चेहरा है, लेकिन इसे भव्य बनाकर नया किया जा रहा है। भव्यता को सजाने में रोजगार के दावों का बड़ा रोल रहता है। प्रोजेक्ट की मंजूरी से लेकर शिलान्यास तक रोजगार को लेकर जिस तरह की खबरें छपती हैं और दावे किए जाते हैं, उसकी विकास यात्रा पर गौर करना दिलचस्प रहेगा। आज तमाम अखबारों में छपे इस विज्ञापन ने हमारा काम आसान कर दिया। इसमें लिखा है कि नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। अब इसे ही आधिकारिक संख्या मानी जानी चाहिए। पीआईबी की रिलीज में बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट 35,000 करोड़ का है। 1 लाख से अधिक का रोजगार पैदा होगा। इस संख्या के लॉन्च होने से पहले इसी प्रोजेक्ट को लेकर अखबारों में छपी 3 खबरें मिली हैं। हर खबर में रोजगार का आंकड़ा बदल गया है। इन खबरों में किसी अधिकारी या मंत्री के नाम नहीं है। यह खबर अक्टूबर 2019 की है, टाइम्स ऑफ इंडिया की। इसके अनुसार जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 लाख रोजगार पैदा होंगे। उसके 2 महीने बाद हिंदी अखबार अमर उजाला में खबर छपती है कि जेवर एयरपोर्ट से 7 लाख रोजगार पैदा होगा। 2 महीने में अंग्रेजी से हिंदी अखबार तक आते आते रोजगार की संख्या 5 लाख से 7 लाख हो जाती है। ऐसी खबर का कोई खंडन तक नहीं करता है। फिर यह खबर इसी महीने की, इस साल के 8 नवंबर की है। अमर उजाला ने छापी है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से 5,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो 2019 से 2021 आते आते रोजगार की संख्या 5 लाख से 7 लाख हुई और 7 लाख से 5.5 लाख हुई। अब आधिकारिक संख्या 1 लाख से कुछ अधिक पर आकर रुक गई है। रोजगार को लेकर अगर आप ज्यादा दावा कर दें, तब क्या सरकार के अधिकारी फोन करते हैं, इसका खंडन करते हैं? नहीं, 5 लाख के रोजगार का दावा गलत छप गया है, 1 लाख ही रोजगार मिलेगा, आप इसे संशोधन करें। कई बार ऐसे दावे अनाम जानकारों के हवाले से छाप दिए जाते हैं। कई बार सरकार के मंत्री भी बढ़ चढ़कर दावे करने लगते हैं कि लाखों को फला प्रोजेक्ट में रोजगार मिलेगा। उदाहरण स्वरूप, पिछले साल अक्टूबर में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम में बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की ऑनलाइन आधारशिला रखी। सरकार की प्रेस रिलीज में इसे करीब 700 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया गया है और भीमकाय अक्षरों में, अंग्रेजी में बोल्ड लेटर्स में बताया गया है कि इससे 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। 20 लाख रोजगार देने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर तो रोज ही बात होनी चाहिए। 2023 तक इसका पहला चरण पूरा होगा। जब यह पूरी तरह से बन जाएगा तो 20 लाख लोगों को काम मिलेगा। मैं फिर से एक बार आसाम की जनता को रोजगार उपलब्ध करने वाला, आसाम की विकास को दिशा देने वाला और आसाम को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने वाला एक नई सोच, नई नीति, जलमार्ग के साथ वायु मार्ग, जल मार्ग, नेशनल हाईवे और रेल मार्ग सब एक जगह लाकर एक देश का पहला मल्टी मॉडल अब हमारा, जिसका आज NHIDCL का जिसका शुभारंभ हो रहा है, ये आसाम के विकास का ग्रोथ इंजन होगा
और सोनवाल जी के नेतृत्व में इसको ठीक से पीछे लगकर काम करेंगे तो आसाम के 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक प्रोजेक्ट के बनने से 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, गडकरी जी ने कहा। हमारा सवाल सिंपल है, असम में 700 करोड़ के प्रोजेक्ट से 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा और यूपी में 35,000 करोड़ के जेवर इंटरनेशनल कार्गो हब प्रोजेक्ट से 1 लाख से अधिक रोजगार मिलेगा। यह हिसाब कैसे निकाला जाता है? 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 700 करोड़ के प्रोजेक्ट से कम रोजगार मिलना चाहिए या ज्यादा? इसमें एक और तथ्य जोड़ना चाहता हूं। असम की तरह नागपुर से सटे वर्धा के सिंधी में इसी तरह का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। इसके बारे में हमें पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की एक प्रेस रिलीज मिली है जो 22 अक्टूबर 2021 की है। इसमें लिखा है कि वर्धा के सिंधी में ड्राई पोर्ट बन रहा है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बीच करार हुआ है। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बनने से 5 साल में 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बयान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है। पीआईबी की रिलीज में नहीं लिखा है कि यह कितने का प्रोजेक्ट है, लेकिन 2008 के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्या मैं फिर से सवाल दोहराऊं कि 700 करोड़ के प्रोजेक्ट से 20 लाख रोजगार पैदा होते हैं, तो 2200 करोड़ के उसी प्रकार के प्रोजेक्ट से 50,000 रोजगार ही क्यों पैदा होते हैं? और नोएडा के 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से 1 लाख से अधिक रोजगार ही क्यों पैदा होते हैं? क्या आप इस तरह से खबरों को देखना चाहते हैं? रोजगार के ऐसे आंकड़े कहां से आ जाते हैं? मन की बात से या किसी किताब से? पीआईबी की यह रिलीज भी इसी साल के 1 अक्टूबर की है। ध्यान रहे, यह रिलीज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को 42,500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया था। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि इस योजना से ऑटो सेक्टर में 7.5 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे। Recently launched production linked incentive scheme aims to boost Atmanirbhar automotive technology products in the Indian auto sector, which help to lower fossil fuel emissions. Particularly, it includes technologies for battery electric vehicle and those that use of hydrogen fuel cells. The government expects the scheme will lead a fresh investment of more than rupees 42,500 crore and creation of additional 7.5 lakh jobs in the sector. भारतीय ऑटो सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ऐसा अखबारों में छपा मिला। गडकरी जी 7.5 लाख अतिरिक्त रोजगार की बात कर रहे हैं 42,500 करोड़ के प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट भले अलग अलग हैं, इनके नाम भले अलग अलग हैं, लेकिन रोजगार को लेकर कभी 20 लाख, कभी 7.5 लाख, कभी 50,000, कभी 1 लाख का दावा कर दिया जाता है। क्या वाकई जितना कहा जाता है उतना रोजगार पैदा होता है? आजकल रोजगार के दावों में यह जरूर जोड़ा जाता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इतने लाख रोजगार मिलेंगे। उसमें यह कभी साफ साफ नहीं बताया जाएगा कि 1 लाख रोजगार में से प्रत्यक्ष नौकरियों की संख्या कितनी होगी, कैसी होगी और कितने की होगी। सन 90 में जब नई आर्थिक नीतियां आई थी, उसके पहले जो टाटा स्टील है वो करीब 80-85 हजार लोगों को रोजगार देता था और 2 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता था। लेकिन जब 2015 तक देखा तो वो 10-12 मिलियन टन प्रोडक्शन करता था और महज 30,000 लोग जो उसमें काम करते थे। तो इसी तरह बाकी क्षेत्रों में भी देखा गया है कि जो ऑटोमेशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जितना लोग कहते हैं कि इतना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे हम इतने लाख रोजगार पैदा करेंगे, उतना पैदा होता नहीं है, क्योंकि उसके जो साथ साथ जो और क्षेत्र हैं वहां पे रोजगार कम हो जाता है। 2008 में मैंने देखा कि 80% इन्वेस्टमेंट तो संगठित क्षेत्र में जाता है और जो बाकी 20% है वही जो असंगठित क्षेत्र के लिए जाता है। तो संगठित क्षेत्र में तो 6% लोग ही काम करते हैं, तो 6% लोगों के लिए 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है और जो बाकी 94% है उनके लिए 20% जा रहा है। और उसमें भी जो कृषि है ना, जैसे कृषि है वहां पे अभी 45-50% लोग काम करते हैं और उनके लिए महज 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और वहां पे भी जो जा रहा है इन्वेस्टमेंट वो ऑटोमेशन में जा रहा है। तो वहां पे बड़े बड़े आप देखेंगे ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर, कंबाइन है, थ्रेशर हैं। तो कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा।
our logistic cost in India, sometimes it goes to 14 to 16%. इस साल जुलाई में CII के एक सम्मेलन में नितिन गडकरी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में 35 जगहों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की पहचान हो गई है ताकि लॉजिस्टिक की लागत कम हो। इसके ठीक 7 दिन बाद 22 जुलाई को लोकसभा में सरकार जवाब देती है कि वलसाड, पटना और विजयवाड़ा में इस प्रोजेक्ट के लिए जो अध्ययन हुआ है उसमें पाया गया है कि वहां पर इस तरह के पार्क बनाना सफल नहीं रहेगा, फिजिबल नहीं है। 35 से यह संख्या 32 पर आ गई। वैसे भी इन 35 प्रोजेक्ट को लेकर 2017 से खबरें छप रही हैं, जब कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। 5 साल से अध्ययन और अधिग्रहण की ही खबरें छप रही हैं। इन 35 जगहों पर बनने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में नागपुर का भी नाम है। यह वीडियो हमने नितिन गडकरी के आधिकारिक YouTube चैनल से लिया है। यह प्रोजेक्ट आज तक नहीं बना, लेकिन इसे लेकर गडकरी जी ने क्या शानदार पॉलिटिकल प्रमोशनल वीडियो बनाया है। यह वीडियो नवंबर 2020 को डाला गया है, जो तारीख इसमें लिखी है। इसके ठीक 3 महीने बाद फरवरी 2021 में गडकरी कहते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, कि मुझे नहीं लगता कि मेहान अब पूरा होने वाला है। नागपुर के इस प्रोजेक्ट को भी भारत का पहला कार्गो हब कहा जाता रहा है। जिस तरह से अभी नोएडा में बनने वाले एयरपोर्ट को भारत का पहला इंटरनेशनल कार्गो हब कहा जा रहा है। 1998 से बन रहे इस प्रोजेक्ट को गडकरी अपनी कल्पना बताते हैं। अब गडकरी ही कहते हैं कि पूरा नहीं होगा, इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से 54,000 लोगों को रोजगार मिला है। 2009 में इस सपने को मिहान इंडिया लिमिटेड के तौर पर। अब उन सपनों के हिसाब की बारी है। गडकरी जी ने वादा किया था 50,000 नौकरियों का। अब तक मिहान प्रोजेक्ट के तहत 54,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां दी जा चुकी हैं, और आगे आने वाले सालों में इस प्रोजेक्ट के तहत और नौकरियों के मौके पैदा होने जा रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट सपना है, पर मैं तो देखता हूँ सपने देखना और पूरे करना ये भी एक टास्क होती है। तो ये मल्टी मॉडल में पानी का भी ट्रांसपोर्ट आएगा, हवाई मार्ग भी है जो लगा हुआ है, नागपुर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और रास्ते का भी नेटवर्क आ रहा है, और रेलवे का भी आ रहा है। मल्टी मॉडल हब, ये इसका कंसेप्ट है। राजनेताओं से सीखिए कैसे बयान दिया जाता है। कितनी सफाई से गडकरी भी कह रहे हैं कि मेरा सपना है, पूरा होगा कि नहीं कोशिश करेंगे। पिछले साल इकोनॉमिक टाइम्स में गडकरी जी का एक बयान छपा है कि TCS जैसी IT क्षेत्र की कंपनियों में कितनी नौकरियां मिली हैं, वे हिसाब दे रहे हैं। वे 50,000 से अधिक नौकरियों के आने का डेटा देते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार इस बात का डेटा नहीं देती है कि कितने लोगों को इस देश में एक साल में रोजगार मिलता है। महामारी के दौरान कितने लोगों की नौकरियां चली गई, यह डेटा सरकार नहीं दे सकी। एक बदलाव तो आया है कि चुनावी खबरों में, भाषणों में, पोस्टरों में रोजगार के आंकड़े आने लगे हैं। सच हो या झूठ हो, मगर होते जरूर हैं। अमर उजाला की 23 नवंबर की इस खबर को देखिए। खबर है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बैंकों की 700 नई शाखाएं और 700 नए ATM स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराडे की अध्यक्षता में यहां संपन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की विशेष बैठक में यह फैसला हुआ है। इससे 23,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इस खबर में लिखा है कि 31 मार्च 2022 तक यूपी में 700 ATM लगा दिए जाएंगे। 700 ATM में 2100 लोगों को गार्ड का काम मिलेगा। अमर उजाला की इस खबर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने दावा किया है कि चुनाव से पहले यूपी में बैंकों के 700 नए ब्रांच खुलेंगे, जिससे 21,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब यहां 2 सवाल पैदा होते हैं। क्या 5 महीने में वाकई 700 नए ब्रांच खुल जाएंगे? क्या इतनी तेजी से यूपी में कभी इतने नए ब्रांच खुले हैं? क्या वित्त राज्य मंत्री बता सकते हैं कि यूपी भर में पिछले 5 साल में कितने नए ब्रांच खुले? राज्यसभा के 3 सांसदों सुखराम सिंह यादव, विश्वंभर प्रसाद निषाद और छाया वर्मा ने एक सवाल पूछा सरकार से कि क्या यह सही है कि बैंकों के विलय से ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाएं बंद हुई हैं, और यह भी बताइए कि पिछले 5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी नई शाखाएं खुली हैं। 27 जुलाई को वित्त मंत्री की तरफ से लिखित जवाब दिया जाता है कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक 668 नई शाखाएं खोली गई हैं।
इनमें से यूपी में 74 शाखाएं खोली गई हैं। 74। 22 जुलाई 2019 को लोकसभा में दिए गए एक अन्य जवाब में सरकार ने कहा है कि पिछले 5 साल में 2014 से 19 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसूचित बैंकों, शेड्यूल्ड बैंकों की करीब 10,000 नई शाखाएं खुली हैं, यानी हर साल 2,000। इन दोनों के सवाल अलग अलग हैं, लेकिन जवाब से अंदाजा मिलता है कि एक राज्य में एक साल में कितने नए ब्रांच खुलते रहे हैं। इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 5 महीने में जब 700 नए ब्रांच खुलेंगे तो उनकी रफ्तार कितनी तेज होगी, उसमें 21,000 नौकरियां मिलेंगी या नहीं। क्या आप जानते हैं कि एक साल में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए कितनी भर्तियां निकलती हैं? यह जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि 5 महीने में जब यूपी में बैंकों के 700 नए ब्रांच खुलेंगे तो 21,000 लोगों को नौकरी मिलेगी या नहीं। जहां 6.5 लाख गांव हैं हिंदुस्तान में, इन 6.5 लाख गांवों के लिए केवल 52,000 शाखाएं हैं, तो मैं समझता हूं वहां और शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। जो हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, अभी लगभग 12 गांवों में एक बैंक शाखा है। बैंकों का काम और भी, केवल बैंकिंग के अलावा और भी काम में उनकी सेवाएं दी जा रही है, जैसे आधार के लिए, इनकम टैक्स के लिए, तो इनके कार्य बढ़ गया है। शाखाओं में जो बैंक कर्मियों की संख्या थोड़ा सा वो घट रहा है कहीं कहीं, तो इसको भरपूर करना जरूरी है। अभी बैंकों वाली खबर खत्म नहीं हुई है। इस खबर में यह भी है कि अगले 5 महीने में 700 एटीएम लगेंगे, जिसमें 2100 लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी हर एटीएम पर 3 गार्ड को रोजगार मिलेगा। क्या आप एटीएम पर, हर एटीएम पर 24 घंटे गार्ड देखते हैं? खैर, 23 नवंबर के अमर उजाला की इसी खबर में एक और डेटा है। लिखा है कि बैंकर्स समिति की बैठक में महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने एटीएम से गार्डों को हटाए जाने का मामला भी उठाया। यादव ने बताया कि प्रत्येक एटीएम पर 3 पालियों में एक गार्ड की ड्यूटी होती है। कोविड काल में बैंकों ने एटीएम से गार्ड हटा दिए। इससे करीब 60,000 गार्डों के सामने रोजगार का संकट आ गया। इसका असर यह हुआ कि एटीएम की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस को लगाना पड़ता है। क्या यह सही है कि 60,000 गार्ड एटीएम से हटा दिए गए यूपी में? क्या उन सभी को वापस काम पर लगाया गया है? तब तो हेडलाइन यह होनी चाहिए कि जिन 60,000 गार्ड की नौकरी गई उन्हें वापस काम मिल गया है। लेकिन उसकी जगह क्या यह हेडलाइन कुछ फीकी नहीं लगती है कि 2100 गार्ड तैनात होंगे अगले 5 महीने में? पूरी देश में करीब 2,34,000 के ऊपर एटीएम है। पब्लिक सेक्टर बैंक एटीएम से 1,34,000 से ऊपर, प्राइवेट सेक्टर बैंक करीब 75,000 से ऊपर है। अभी हम दावे के साथ ये कह सकते हैं 80% एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड है नहीं। ये सारे बैंक ये सोच समझ के रिस्क एंगल पकड़ के ये निर्णय लिया है, सिर्फ सर्वेलेंस कैमरा इस्तेमाल करने से ही एटीएम का जो ग्राहक है उनका मतलब उनका कोई फ्रॉड फोर्जरी में वो नहीं होगा। लेकिन ये गलत है। 10% भी एटीएम बंद हो जाए तो आप कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये सोचिए। एक एटीएम में अगर 3 शिफ्ट होते हैं तो 3 सिक्योरिटी गार्ड है। एक एटीएम बंद होगा तो 3 सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी चला जाएगा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं ये सरकार का जो ये नीति है, जो बैंक का जो नीति है, ये गलत है। तो हमारा सवाल इतना है कि किसी भी प्रोजेक्ट के शिलान्यास के समय पत्थर पर ही सरकार लिखवा दे कि कितनों को रोजगार मिलेगा, और जब उद्घाटन हो तो उन सभी को बुलाकर एक कार्यक्रम करे जिन्हें रोजगार मिला है। जिस तरह से सरकारी योजनाओं के तहत पैसा या अनाज हासिल करने वालों को लाभार्थी बताकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बुलाया जाता है, उसी तरह रोजगार प्राप्त करने वाले इन युवाओं को भी लाभार्थी बनाकर ऐसे प्रोजेक्ट के उद्घाटन में बुलाया जाना चाहिए। लाभार्थी एक नई पहचान है। सरकारी कार्यक्रमों की कुर्सियों को भरने वाला सारथी लाभार्थी। हमारे गांव से 4 बसें हैं और 18 ट्रैक्टर हैं। अच्छा, वो कौन इंतजाम किया है उसका? वो सुधीर त्यागी, धीरेन्द्र ठाकुर, उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। विधायक जी ने। गांव में जो राशन डीलर होते हैं उन लोगों के पास लिस्ट थी, वो गांव में घूमे थे कि कौन कौन जाएगा। अच्छा, हाँ, उनके सबके पास लिस्ट है, उसी के अनुसार बसों का बंदोबस्त किया गया है। एक हमारे गांव के जो मुखिया है उन्होंने बताया था हमें, उनके हिसाब से हम सारे लोग आए हैं। अच्छा, और भी बताया गया था कि बस का भी इंतजाम रहेगा? बस का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है।
प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम के लिए कई जिलों से उन लोगों को बुलाया गया जिन्हें अलग अलग सरकारी योजनाओं में कुछ ना कुछ मिल रहा है। इन्हें लाभार्थी कहा जाता है। अगर आप सरकार की किसी योजना का लाभ लेंगे, जैसे छात्रवृत्ति हो, गैस हो, मकान हो या मुफ्त अनाज हो, तो सरकार के कार्यक्रम में आपको जाना पड़ सकता है। जैसे कि यूपी में बसों से बुलाए जा रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने भले मुफ्त अनाज के तहत सरकार की योजना का लाभ लिया होगा, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि मुफ्त में इन्हें एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को देखने के लिए भी बुलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी परिमल ने कुछ लाभार्थियों से बात की तो वे कुछ और समस्याओं पर बात करने लगे जिस पर सरकार बात नहीं करना चाहती है। जमीन गई है हमारी, हुआ को मुआवजा भी कम मिले है, और भैया ना हमारे 5-5 लाख रुपया आए ना गो आए, हमारे 10 नाम है। तो मुआवजा आपको ज्यादा मिलना था, कम मिला या मिला ही नहीं? कम मिला है, मन मार के ही बैठ गए भैया, क्या करें। ये हमारी है ये जमीन जिसमें बैठे हैं हम। हाँ भैया, तो उम्मीद लगा के कुछ तो आई होंगी। हाँ भैया, ये क्या कहेंगे, ये 4 गुना की कही, 4 गुना हमें मिला नहीं है। खेत जब बोएंगे, जब तो खाद बीज जो किसान के लेंगे तो 1000 रुपया में, और किसान उल्टो देंगे तो 2000 में और 2500 में, तो वह किसान ही तो भुगते। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के समय एक अच्छी बात यह हुई कि उन किसानों को भी बुलाया गया जिनसे जमीनें ली गई हैं। उनका हक तो बनता ही है कि वे देखें कि जहां बरसों तक वे बसे थे, वहां से उजड़कर वे देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री के आने से पहले के कार्यक्रमों से झलक मिलने लगी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम में फर्क करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यूपी के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री भी राजनीतिक दावेदारी में पीछे नहीं रहे। रैलियों का रंग भी दिखा जब मंच पर उपस्थित सभी मंत्रियों ने हाथ उठाकर एक दूसरे का हाथ थामा। चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिन किसानों से जमीनें ली गई उन्हें भी बुलाया गया। सारे चरणों में कई हजार किसान परिवारों के विस्थापित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7000 किसान परिवारों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मुआवजा सभी को मिला है। मेरे पैसे नहीं आए अभी, मेरे एक खेत के किशोपुर माजरा के पैसे नहीं आए, 5.5 लाख मेरे बच्चे के लड़के के नहीं आए पैसे। प्रोजेक्ट नया था, सपने भी नए थे, लेकिन सियासत में सब कुछ नया नहीं होता। पुराने समय की भी याद दिलानी पड़ती है। कार्यक्रम सरकारी था मगर राजनीति से अलग नहीं। आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज उत्तर प्रदेश, और यह बात रिकॉर्ड के लिए भी जरूरी है कि जेवर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से कितना रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। कोई 60,000 करोड़ का निवेश कह रहा है, कोई 30,000 करोड़ का निवेश। आज के अखबारों में पीटीआई के हवाले से एक खबर छपी कि नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि अगले 5 साल में विमान सेक्टर में 90,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। क्या उसका आधा सिर्फ एक प्रोजेक्ट में आएगा? अब देखना होगा कि इस एयरपोर्ट के दम पर रोजी रोजगार, विकास की रफ्तार और किसानों को लेकर व्यवहार क्या यूपी में बीजेपी का लगाएगी बेड़ा पार। जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। 2 महीने से यूपी में कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन के विज्ञापन आपने देख लिए होंगे, लेकिन उसी यूपी में 15 करोड़ गरीब भी हैं जिन्हें सरकार मुफ्त अनाज दे रही है।
24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 15 करोड़ लोग गरीब हैं। क्या इतने एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे बनने से 15 करोड़ लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ? ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। गरीब हो या मध्यम वर्ग, किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या उद्यमी, हर किसी को इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। भारत के उन 80 करोड़ लोगों को इन दावों पर भरोसा करना ही चाहिए जो कई महीनों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज पर आश्रित हैं। उम्मीद है कि एक दिन गरीबी दूर होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर हो जाएगी। तब तक आप भी हमसे 5-10 मिनट के लिए दूर हो जाइए और ब्रेक ले लीजिए। बीजेपी एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का शिलान्यास उद्घाटन करने में लगी है तो अखिलेश यादव गठबंधनों का शिलान्यास और उद्घाटन करने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी की एक और पिछड़ी पार्टी के साथ गठजोड़ का ये सम्मेलन हो रहा है। मंच सजा हुआ है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का। ये नोनिया बिरादरी के लोगों की पार्टी है जिसके नेता संजय चौहान हैं, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हर तरफ नोनिया समाज की पार्टी के झंडे लहराते रहे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद ये उनकी पहली रैली है। अखिलेश यादव ने उनका हमेशा साथ देने का वादा किया। आपके साथ सहयोग दे करके आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर आपको हक देने की बात होगी तो हक दिलाने में भी समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। नोनिया पिछड़ी जाति है जिसे लोनिया और चौहान भी कहते हैं। इनकी आबादी 3% के आसपास है। इनका पूर्वी यूपी के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, चंदौली वगैरह जिलों की 15 से 20 सीटों पे अच्छा असर है। समाजवादी पार्टी अब तक राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कृष्णा पटेल, महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से गठबंधन कर चुकी है। शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राजा भैया के जनसत्ता दल से गठबंधन के चर्चे हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। रैली में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव ने सरकार बनने पे उनके समाज को पूरी हिस्सेदारी का वादा किया है, इसलिए वे समाजवादी पार्टी को वोट देकर जिताएं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा साथियों कि आप अगर चाहते हैं कि आपका नेता मजबूत हो तो 2022 के विधानसभा का चुनाव आएगा, अपने अपने बूथ से आप साइकिल को जिता देना। रैली में पहुंचे दोनों दलों के कार्यकर्ता इस गठबंधन से उत्साहित दिखे। बिंदु बिंदु से सिंधु बना है। जब छोटे छोटे दल मिलेंगे तो एक बड़ा महादल बनता है। तो आप ऐसे भी सोच लीजिए, आज हर वर्ग आज अखिलेश यादव की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहा है। राजनीतिक फायदा यही है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जो शोषित वंचित परिवार हैं, वो एकजुट हों और एकजुट होकर ही इस घमंड से भरी सरकार को हम लोग हटाने में कामयाब हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें एक एक वोट की अहमियत है और छोटी से छोटी जाति की बेइंतहा अहमियत है। ऐसे में एक नई बैकवर्ड पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का चुनावों पे जरूर असर होगा। लखनऊ में आलोक पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।